हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर, जिस पे आपको कल क्लास 10th की साइंस पार्ट में फिजिक्स, साइंस के 3 पार्ट हैं। ये पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई उसमें मैं आपको बता दिया हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें फिजिक्स पार्ट आपका चल रहा है। फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो चुका है, आज है लेक्चर नंबर 3। तो कल हमने क्या पढ़ा, इसको देखना हमें कि कल हमने क्या पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, कल हमने क्या पढ़ा। पहला है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसको सुन लीजिए एक बार कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हों प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है मानव निर्मित। प्राकृतिक जैसे सूर्य है, मानव निर्मित जैसे बल्ब है, बैटरी है, मोमबत्ती है, ये सब आपकी क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसके बाद है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति में मैं आपको 3-4 पॉइंट बताया था। सबसे पहले प्रकृति ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वह एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता रहता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है ये आपको मैं कल बताया था। ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। प्रकाश का संचरण में बताया था। प्रकाश संचरण में मैं आपको 3 चीजें बताया था, जिसमें आपको एक बताया गया था किरणपुंज में एक बताया गया था आपको समांतर किरणपुंज, और एक बताया गया था आपको अपसारी, और एक बताया गया था अभिसारी। उसके बाद समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन मैं आपको बताया था। समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन थोड़ा और डिटेल में बता करके आपको अपने आज के टारगेट पे आता हूं। आज का टारगेट क्या है, तो चलिए आज इसको आप नोट कर लीजिए कि टारगेट क्या है। इसके बाद मैं इसको रेज कर रहा हूं और समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन थोड़ा और डिटेल में बता करके इसके बाद मैं आज के टारगेट पे आता हूं। आज का टारगेट क्या है, ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। थोड़ा इसको देखिएगा कि समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और इसमें थोड़ा दो एक बातें जो है इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहले हम जब भी परावर्तन पढ़ते हैं समतल सतह से, किससे, समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन। तो समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, और इस प्लेन सरफेस के दूसरे भाग पर पॉलिश की होनी चाहिए। पॉलिश करने का मतलब प्रकाश की किरणें आर पार ना जाए। जैसे आप शीशा देखे होंगे, शीशा जिसमें आप चेहरा अपना देखते हैं, शीशा, वही चीज़ होनी चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः ये उतने ही कोण से इसी माध्यम में इसी दिशा में वापस लौट जाती है जितने कोण से इस पे आई थी। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण जा रही है। इसके बाद मैं एक नॉर्मल खींचा था कल, इस आपतन बिंदु से एक नॉर्मल खींचा गया था। इसको एक नाम दिया गया था IR, और इसको नाम दिया गया था पॉइंट O, इसको नाम दिया गया था RR, और इसको नाम दिया गया था N नॉर्मल। यहाँ हर एक पॉइंट को समझ लीजिए। और ये आपका प्लेन सरफेस है। ये क्या है, प्लेन सरफेस। तो इसमें हर एक पॉइंट को समझ लीजिए। जैसे IR क्या है, तो IR का मतलब है इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे का मतलब है आपतित किरण। और RR का मतलब क्या है, तो RR का मतलब है रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे का मतलब है परावर्तित किरण। और N जो लिखा हुआ है, N का मतलब है नॉर्मल।
और एक बात मैं बताया था आपसे कि नॉर्मल जो होता है वो प्लेन से 90 डिग्री के कोण पे होता है, प्लेन से, यानी प्लेन से इस 90 के कोण पे होता है क्या, नॉर्मल। अब इसमें दो एक बातें और जानिए आप कि अगर आई आर और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो इसको इंसिडेंस एंगल बोलेंगे और इसको बोलेंगे एंगल आई। एंगल आई क्या है इसको याद रखिएगा, एंगल आई जो आपका है वह है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल का मतलब ये है, ये आपका है आपतन कोण। और जो नॉर्मल और आर आर के बीच में एंगल बन रहा है, नॉर्मल और आर आर के बीच में, यह है एंगल आर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। तो एंगल आर को बोलेंगे रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव एंगल, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल आर लिखेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसमें जितने पॉइंट बताए गए हैं सब आप याद रखिएगा। आई आर जो पढ़ने वाली किरण होती है, आर आर जो पढ़ करके रिटर्न जाती है, और इन दोनों के बीच में जो एक सरफेस के लंबवत होती है, यानी सरफेस से एकदम लंबवत होती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब इसमें आर आर आपका इंसिडेंस रे हो गई, जिसको हम आपतित किरण, आर आर ये रिफ्लेक्टिव हो गई, रे हो गई, जिसमें हम जिसको हम कहें परावर्तित किरण है, यानी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि कोई जरूर नहीं है प्रकाश किरण ऐसे ही आए और ऐसे ही जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रकाश किरण ऐसे भी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। ये सरफेस है आपका, ये आपका प्लेन सरफेस है, तो प्रकाश किरण ऐसे भी पड़ सकती है, डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल से ही पड़ सकती है। आपने नॉर्मल खींचा था ना ये, तो प्रकाश किरण नॉर्मल से ही पड़ सकती है, और जब नॉर्मल से पड़ेगी तो वो उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाएगी। हेड देखिएगा, ये आ रही है नीचे की तरफ और उस दूसरे हेड से क्या हो रही है, जा रही है, यानी नॉर्मल से ही आ रही है और नॉर्मल से ही क्या हो रही है, निकल रही है। तो प्लेन सरफेस पे परावर्तन ऐसे भी हो सकता है कि प्रकाश किरण नॉर्मल से ही आए, अगर नॉर्मल से प्रकाश किरण आएगी तो नॉर्मल से ही चली जाएगी, अगर ऐसी आ रही है तो कुछ एंगल बना के जा रही है, लेकिन अगर नॉर्मल से ही आ रही है तो नॉर्मल से ही निकल जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसी में पड़ रही है, इसी से जा रही है, तो इसी से हमको कोण को मापना है, तो इसका मतलब क्या हो गई, 0 हो गई। यानी इस कंडीशन में आई 0 होगा, यानी इंसिडेंस एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण नॉर्मल से आए और नॉर्मल से निकल जाए, यानी इसी से आए और इसी से निकल जाए, तो आई की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन में आ सकता है कंडीशन में। ये आप जो है स्फेरिकल मिरर से भी ऐसा करवा सकते हैं और प्लेन सरफेस से भी ऐसा रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो जब नॉर्मल से ही आएगी और नॉर्मल से ही चली जाएगी तो आई 0 हो जाएगा और आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये भी कंडीशन याद रखिएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टारगेट मैं इरेज कर रहा हूं और एक पॉइंट को लेकर के हम इससे चलते रहेंगे, टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे देखिएगा, हम परावर्तन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परावर्तन नियम, तो ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रकाश परावर्तन के नियम। हेडिंग आपकी होगी प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप दो लॉज देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल, जो ऑप्टिकल जो रिफ्लेक्टिव पॉइंट से खींचा गया है, रिफ्लेक्टिव पॉइंट से खींचा गया है, ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टिव रे और ये इंसिडेंस रे, ये तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं, ये तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। आप देख रहे हैं ये तीनों इसी सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो पहला नियम बन गया, पहला नियम क्या बना भाई, आई आर। आई आर का मतलब आप समझ रहे होंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित, या इसको आपतित लिखें, आई आर है तो ये आपकी होगी आपतित, क्या होगी, आपतित किरण, आपतित किरण
ये इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण, उसके बाद काम लगाइएगा परावर्तित किरण। ये देखिए रिफ्लेक्टिव रे आर आर, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। ये देखिए आपतन बिंदु यही है, यहां से ये अभिलंब खींचा गया नॉर्मल। आपतन बिंदु से यानी कि रिफ्लेक्शन पॉइंट से, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये देखिए तीनों बोर्ड के तल में है। कोई क्या इसके इस तरफ आ रहा है या बोर्ड के अंदर जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। देखिए आई आर, आर आर और नॉर्मल तीनों क्या है, इसी तल में लाई कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में नोट करना हो तो लिखिएगा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव पॉइंट, ड्रा फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव पॉइंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई हमेशा क्या होगा? एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई क्या है? एंगल आई अभी आपको बताया हूं इंसिडेंस एंगल है। इंसिडेंस एंगल का मतलब यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण को क्या लिखा गया है? आपतन कोण को क्या लिखा गया है? आई। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि एंगल आई को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल आई को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, तो यानी कि एंगल ए ओ एन बराबर एंगल बी ओ एन, बी ओ एन। ए ओ एन का मतलब ये वाला एंगल, बी ओ एन का मतलब ये वाला एंगल। तो एंगल हमेशा ए ओ एन क्या होगा? बी ओ एन के बराबर होगा। ए ओ एन कौन सा एंगल है? ए ओ एन इंसिडेंस है और बी ओ एन क्या है? रिफ्लेक्टिव है। ये दो नियम याद रखिएगा, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये जो कोण आप देख रहे हैं, यह कोण हमेशा इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अब सपोज कर लो कि आपको अगर कोई क्वेश्चन मिल गया, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया कि यहां पर, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं, जैसे प्रकाश किरण ये आई और ये चली गई, इसके बीच में एक नॉर्मल हुआ, ये मिला आपको मान लीजिए 45 डिग्री, और ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितना होगी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आई आर हो गया, ये आर आर हो गया, ये ओ हो गया। ये 45 है और ये पूछ रहे हैं, तो ये 45 है, इसका मतलब आई क्या है? 45 है। तो ये कितना होना चाहिए? आर बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि आई किसके बराबर है? आर के। तो अगर ये 45 है तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 45 होना चाहिए। श्योर है कि ये भी कितना होना चाहिए? 45। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। ये तो नियम कह रहा है, नियम यही कह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। इसका मतलब आई जितना होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा। इधर वाला एंगल आर होगा, तो आई अगर 45 है तो आर कितना होगा? 45 ही होगा। और आई अगर 60 होगा तो आर कितना होगा? 60 होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां से आप लगा सकते हैं, अगर ये आई 45 दिया है तो ये भी 45 होगा, ये 60 दिया तो ये भी 60 होगा। ये नियम से, ये नियम से देख रहे हैं ना। लेकिन एक कंडीशन में बताया हूं मैं, ये जीरो कब होगा? बताइए जीरो कब होगा? जब रिफ्लेक्शन इसी नॉर्मल से हो जाए, जब आने वाली किरण इसी नॉर्मल से आए और जाने वाली किरण भी इसी नॉर्मल से चली जाए, तो आई जीरो और आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई और आर तब जीरो हो सकता है जब नॉर्मल से ही किरण आए और नॉर्मल से ही चली जाए, तो आई की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ रहे ना। तो ये कंडीशन आपकी बन रही है परावर्तन, और ये बन गई परावर्तन नियम की कंडीशन। तो परावर्तन नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको जरूर समझ लीजिएगा कि परावर्तन नियम क्या है। तो परावर्तन के दो नियम है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। दोनों पॉइंट आपके काम के हैं। इसके बाद हम देखते हैं, नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर ले, उसको मैं इरेज करना चाहता हूं।
चलिए ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं आज के टारगेट। ये तो कल का टारगेट था आपका परावर्तन, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दिया, नियम भी बता दिया मैं इसका। अब मैं ये देखता हूं कि गोलीय सतह से परावर्तन कैसे होता है, क्योंकि आज का पहला टारगेट यही है, गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन। तो आपकी नई हेडिंग होगी गोलीय सतह से या गोलीय दर्पण से, सतह नहीं था दर्पण था तो दर्पण लिख दिया जाता है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो पहले यहां ये समझिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए पहले ये समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, क्योंकि टारगेट में ये भी था। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है इमेज फॉर्मेशन से। इमेज फॉर्मेशन उसी को आएगा जो स्फेरिकल मिरर को समझा रहेगा, उसी को इमेज फॉर्मेशन आएगा इसका। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। यहां एक वर्ड लिखा हुआ गोलीय, तो गोलीय मतलब एक गोला बना दीजिए, ये गोला बन गया और इसके दो पार्ट कर दीजिए। ये देखिए दो पार्ट कर दिया गया। जब दो पार्ट कर किया गया तो एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना, यानी एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता? देखिए इधर वाला पार्ट ये बन सकता है, ये वाला, और इधर वाला पार्ट ये बन सकता है, ये वाला। बन गया कि नहीं बन गया? तो अब इसमें दो कंडीशन है, एक बार मैं पॉलिश इसके ऊपर से कर दूं और एक बार पॉलिश मैं इसके अंदर से कर दूं। दो कंडीशन है। अगर पॉलिश ऊपर से की गई है, अगर पॉलिश ऊपर से की गई है तो ये दर्पण कैसा है? ये दर्पण आपका अवतल है। कैसा है? अवतल है। पहचानिएगा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर गोलीय दर्पण की डिफिनेशन लिखना है तो कहेंगे सर ऐसा दर्पण या किसी कांच का ऐसा खोखला गोला जो किसी दर्पण का भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच का ऐसा खोखला गोला, ऐसा हॉलो स्फीयर जो किसी गोलीय दर्पण का भाग हो या किसी दर्पण का भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन नहीं है। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, और अगर ऐसा सरफेस मिला तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब उभरे हुए तल से और अवतल का मतलब अंदर तल से। देखिए अगर इधर पॉलिश की है तो इधर क्या होना चाहिए? प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। ये नॉर्मल हो गया आपका, ये आई आर हो गया, ये आर आर हो गया। आप बनाए थे ना, ये आई आर और ये आर आर, ये नॉर्मल। और अगर इधर से पॉलिश की है तो इधर से परावर्तन होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ये आई आर और ये आर आर। तो इस तरह से परावर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप दर्पण दो प्रकार के पढ़िएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, यानी अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? तो अवतल दर्पण का मतलब ये है कि जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश की हो। नोट कर लीजिएगा, जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश की हो। अवतल दर्पण की डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम क्या बोलेंगे? जिसके उभरे हुए तल पे क्या हो? जिसके, यानी कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हो, पॉलिश की हो तथा उभरे हुए तल पे पॉलिश की होगी तो दबे हुए तल से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होता हो, तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, परावर्तन होता हो। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। और पहचानने की कंडीशन देखिएगा, ऊपर से पॉलिश की है, ऊपर से, और अंदर से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा? उत्तल। इसका उल्टा लिख दीजिए। इसका उल्टा क्या लिखेंगे? जिसके दबे हुए तल पे पॉलिश की हो। देखिए दबे हुए तल पे पॉलिश की है कि नहीं की है, और उभरे हुए तल से क्या हो रहा हो? प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो। यानी जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश की हो तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं।
उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और इसमें हम जो है हर एक पॉइंट को आप डिफाइन कर दिए हैं और हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। हर एक पॉइंट इसमें याद होनी चाहिए कि आप हर एक पॉइंट को नोट किए रहें। इसको नोट कर लीजिए आप। तो एक परिभाषा इसकी भी नोट कर लीजिएगा, एक परिभाषा इसकी भी नोट कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन आप बहुत आसान है, इसको समझ जाएंगे। मैं इसको रेज कर रहा हूं, अभी आकर टॉपिक आएगी तो इसको और फिर बता दूंगा मैं थोड़ा सा। चलिए इसको रेज कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। उसी का उल्टा करना था। उल्टा क्या करना है, जिसके दबे हुए तल पर पालिश की हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। नाम ही उत्तल है। उत्तल का मतलब उभरे हुए तल से परावर्तन, अवतल का मतलब नीचे हुए तल से परावर्तन, दबे हुए तल से परावर्तन। अब देखिएगा अब परावर्तन कैसे होता है इसमें। तो परावर्तन जैसे आप प्लेन सरफेस से कराए थे वैसे इससे भी करा दीजिए। जैसे देखिए एक दर्पण ऐसे बना दीजिए और एक दर्पण ऐसे बना दीजिए। ऐसा दर्पण बनाएंगे तो बाहर से पॉलिश कर दीजिए। अब बाहर से पॉलिश किए तो बताइए कौन सा दर्पण है, बाहर से पॉलिश किए तो कौन सा दर्पण है, अवतल है। कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अगर इधर से पॉलिश की हो दबे हुए तल से, दबे हुए तल पे पॉलिश की हो तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी, ये देखिए प्रकाश किरण आ रही है, उसके बाद क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी उसी माध्यम में। तो और इसके बाद इस यहाँ से एक नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया आपका। तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपका हो गया आई आर आपको बताया हूँ ना, और ये आपका हो गया आर आर, और ये आपका हो गया ओ। तो ये देखिए अवतल सतह से क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन इस तरह होगा। उत्तल सतह से कैसे होगा, उत्तल सतह से, तो उत्तल सतह से क्या होगा, ये प्रकाश किरण आएगी और पड़ने के बाद इस तरह रिटर्न हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया, और ये आने वाली किरण इंसिडेंस रे, और ये जाने वाली किरण रिफ्लेक्टिव रे, और ये पॉइंट ओ। तो देखिए दोनों से हो गया कि नहीं हो गया, दोनों से परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इससे भी परावर्तन हुआ और भी इससे भी परावर्तन हुआ। तो ये टॉपिक पूरी हुई, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय दर्पण से इस तरह प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या लिखेंगे, जब किसी अवतल दर्पण से प्रकाश किरण टकराती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब जो है दर्पण अवतल होगा तो बाहर वाले तल पे पॉलिश की होगी। यहाँ नोट कर लीजिएगा, परिभाषा है मैं इसकी नोट कर दे रहा हूं। जब किसी अवतल दर्पण से प्रकाश की किरण जब किसी अवतल दर्पण से प्रकाश की किरण टकराती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परावर्तन उत्तल से भी हो सकता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कंडीशन बन गई अवतल से। अगर उत्तल से लिखना है तो यहाँ उत्तल कर दीजिए और यहाँ भी उत्तल कर दीजिए, बस आंसर हो गया उत्तल का। वही कंडीशन इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन पहचानने का तरीका दोनों अलग अलग है। अगर बाहर से पॉलिश की है, उभरे हुए तल पे पॉलिश की है तो अवतल दर्पण है,
और अगर अंदर वाले तल पे पालिश की है तो कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचान लीजिएगा आप कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इंग्लिश अगर जानना है तो अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश भी नोट कर लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे अवतल दर्पण को? तो अवतल दर्पण को कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसका नाम एक और अभी बताऊंगा मैं आपको, एक और इसका नाम है, एक इसका नाम और क्या है ध्यान दीजिएगा। एक इसका नाम अवतल दर्पण का नाम जो है यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का जो है वो है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों है? क्योंकि जो इसमें अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण चलती है, जो मुख अक्ष के समांतर चलती है, ऐसे मुख अक्ष के समांतर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी मैं बताऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ये पोल है, तो इसमें जो प्रकाश किरण चलती है वो इसको सेंट्रलाइज करता है एक पॉइंट पे, फोकस पे। और जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पे सेंट्रलाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये फोकस पॉइंट है। जितनी भी प्रकाश किरण चलेंगी वो यहीं पे जाएंगी, और कोई चल रही होगी तो यहीं से जाएगी। तो ये सेंट्रलाइज कर रहा है ना, ये कन्वर्स कर रहा है ना। ये देखो पहले वो प्रकाश किरण थी, बाद में क्या कर दिया? कन्वर्स कर दिया, यानी सेंट्रलाइज कर दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग मिरर। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? इधर से पालिश की होगी तो ये क्या करेगा? ये प्रकाश किरण को फैला देगा, ये प्रकाश किरण को फैला देगा, ये प्रकाश किरण को इस तरह फैला देता है। ये जो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही थी, ये मुख अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके समांतर जो प्रकाश किरणें चल रही थी ये इसको क्या कर दिया है? फैला दिया है। तो फैला दिया इसलिए इसके उस पर नाम क्या पड़ गया? डाइवर्जिंग मिरर। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर को इसको बोलेंगे अभिसारी। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। तो इसको अभिसारी भी बोलेंगे। और उत्तल को क्या बोलेंगे? अपसारी। क्या बोलेंगे? कल बताया हो ना अपसारी और अभिसारी। कल आपको बताया गया है कि अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है। तो कल बताया गया है अभिसारी और अपसारी। तो उत्तल दर्पण का एक और नाम याद रखिएगा अपसारी, और अवतल दर्पण का एक और नाम याद रखिएगा अभिसारी। अभिसारी क्यों बोलते हैं? रीजन क्यों? क्योंकि ये जो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती है, ये मुख अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर जो प्रकाश किरणें चलती हैं, ये देखिए इसके समांतर चल रही है, ये इसके समांतर जो प्रकाश किरणें चलती है इसको क्या करता है? एक पॉइंट पे केंद्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। और ये क्या करता है? डाइवर्स करता है। और अगर देखा जाए तो ये कहीं यहाँ से मिलती हुई या जाती हुई प्रतीत होंगी तो इसका फोकस इधर होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? डाइवर्स करता है, प्रकाश किरणों को डाइवर्स करता है। ये तो आभासी रूप से है, ये नकली दुनिया है, ये असली दुनिया है। ठीक है, ये नकली दुनिया, ये महसूस कर सकते हैं आप, ये होता नहीं है रियल में, लेकिन महसूस कर सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, तो आप जो है, हाँ, समतल दर्पण आप देखे होंगे, शीशा जिसमें आप डेली जो है अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें दाया का बायां और बायां का दाया दिखाई देता है। क्या रियल में ऐसा होता है कि आपका बायां हाथ दायां बन जाता है और दायां हाथ बायां बन जाता है? ऐसा रियल में नहीं होता है ना। ये क्या है? ये केवल नकली दुनिया है, ये हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, तो उसको बताऊंगा मैं कैसे ये होता है। ठीक है, तो यही नकली दुनिया है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग मिरर, अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग मिरर। ये क्यों पढ़ा ये बताया मैं, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ा नाम? क्योंकि प्रकाश किरणों को सेंट्रलाइज कर रहा है, प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? सेंट्रलाइज कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग, यानी कन्वर्ज कर देना। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देना। डाइवर्जिंग मतलब तो क्या होता है? फैला देना। तो एक किरण को क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका फिर पूरा हुआ, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। और गोलीय दर्पण क्या होता है ये भी आपका पॉइंट पूरा हुआ। ठीक है, आगे इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने नए टारगेट पे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद आपका जो नया टारगेट था वो था कि गोलीय दर्पण, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। डेली आप हमेशा जो है जब सुबह सुबह आप स्कूल जाते हैं तो अपने चेहरे को एक बार उसमें देखते हैं
कि हर तरह से सही है कि नहीं सही है, बाल सही है कि नहीं सही है, आँख सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर होता है, जिसमें हमेशा आप अपने बालों को और अपने हर चीज़ों को सही करते हैं। वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, ये नई हेडिंग होगी, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब ये है कि जिसका एक सतह यानी जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरे सरफेस पे क्या की हो, पॉलिश की हो। यानी कि ऐसा दर्पण, नोट कर लीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह समतल हो, एक सतह समतल हो तथा दूसरी सतह पर पॉलिश की गई हो। अच्छा, पॉलिश क्यों की जाती है, पॉलिश की गई हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। पॉलिश क्यों की जाती है, पॉलिश इसलिए की जाती है क्योंकि जब पॉलिश नहीं की होगी तो आप जानते होंगे यही तो प्लेन सरफेस था, यही था ना। अगर पॉलिश नहीं की जाएगी तो प्रकाश किरण आर पार निकल जाएगी, और जब प्रकाश किरण आर पार निकल जाएगी तो आपका चेहरा खुद आपको नहीं दिखाई देगा। समतल दर्पण में आपका चेहरा खुद आपको नहीं दिखाई देगा। तो डिफिनेशन बन गई, ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह समतल हो तथा दूसरी सतह पर पॉलिश की गई हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप बना सकते हैं समतल दर्पण, ये आपका हो गया समतल दर्पण। ये देखिए, अगर ये समतल दर्पण है तो इधर से क्या होगा, इधर से आपका रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्लेक्शन आपको बताया गया है। अगर ये आने वाली किरण है तो इसको क्या बोलेंगे, IR, और अगर ये जाने वाली किरण है तो इसको क्या बोलेंगे, RR। हर बार बता रहा हूं, याद होना चाहिए ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका O, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल I, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल R। I क्या होगा, एंगल I क्या होगा, एंगल R के बराबर होगा। तो ये समतल दर्पण से आप समझ गए परावर्तन, और समतल दर्पण क्या होता है ये भी समझ गए। तो समतल दर्पण क्या होता है इसको समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं ये देख रहा हूं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अर्थात समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, बस इतना ही। इसके बाद यहीं पे इमेज फॉर्मेशन समतल दर्पण से कर दिया जाएगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये नई हेडिंग होगी आपकी, और इम्पोर्टेंट है ये। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो कैसे बनेगा, देखिए प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब आपको कब दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा इमेज आपको पूरा कब दिखाई देगा, या आपको अपना पूरा इमेज आप कब देख पाएंगे, जब आप पे रिफ्लेक्शन हो, जब आप पे और दर्पण के बीच में रिफ्लेक्शन हो, और रिफ्लेक्शन हो करके आप किरण आप तक पहुंचे, आपकी आंख तक पहुंचे, तो आपका इमेज दिखाई देगा। अब रिफ्लेक्शन दो जगह होगा, एक जो है चेहरे पे हो, और एक कहाँ पे हो, नीचे की तरफ हो। एक पैर की तरफ हो तो चेहरे की तरफ होगा तो चेहरा पूरा दिखाई देगा, और जो पैर की तरफ होगा तो पूरी जो है आपकी ऊपर से नीचे तक पूरी शक्ल दिखाई देगी, पूरी आप जो है अपनी पूरी फोटो देख सकते हैं, पूरी इमेज देख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इमेज फॉर्मेशन में दो किरण निकलना जरूरी है, दो किरण निकलना जरूरी है। मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब फॉर्मेशन आएगा तो हाँ नियम पहले बताऊंगा, उसके बाद तब बताऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन समतल दर्पण में जान लीजिए
कि ये आपका कोई समतल दर्पण हो गया, ये आपका समतल दर्पण हो गया, अभी बनाया गया था और आप देखे भी थे, ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल इसी को बोलते थे। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लीजिए ये आप हैं, आप अपना इमेज देखना चाहते हैं, ये आप हैं मान लीजिए। तो क्या होगा, पहले इससे प्रकाश की किरण चलेगी और टकराएगी, टकराने के बाद अगर ये सीधे जा रही है नॉर्मल के बियॉन्ड से तो ये रिटर्न हो जाएगी ऐसे ही। अगर ये नॉर्मल से जा रही है, जैसे आप पढ़े थे ना सरफेस में, नॉर्मल से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है ऐसे नॉर्मल से, इधर से जा रही थी तो इधर से रिटर्न नहीं हो गई थी, पढ़े थे ना आप। इसमें क्या था, इसमें एंगल आई इक्वल टू 0 और एंगल आई इक्वल टू 0 था कि नहीं था। तो अगर प्रकाश किरण इसके हेड से डाल रहे हैं आप तो ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण एक अगर यहाँ से डाल रहे हो और यहाँ पर इसका क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन पॉइंट, यहाँ इसका परावर्तन हो रहा हो, तो ये इस तरह से निकल जाएगी। जितने कोण पे यहाँ टकराएगी उतने ही कोण से क्या होगी, निकल जाएगी बाहर, इस तरफ निकल आएगी, ठीक है, ठीक। तो ये निकल आएगी इस तरफ। अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें क्या इस तरफ मिलेंगी, ये देखिए आप ट्रेस करके देखिए क्या इस तरफ मिलती हैं, नहीं मिलेंगी क्योंकि फैल रही है ना इस तरफ, तो प्रकाश किरण इस तरफ नहीं मिलेगी। अगर इस तरफ मिली तो ये क्या है, यह आपकी असली दुनिया है, यह क्या है, असली दुनिया है, और यह क्या है, नकली दुनिया है। नकली दुनिया का मतलब जिसका आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, यह आपकी नकली दुनिया है, ये नकली दुनिया है। यानी इमेज कहाँ बनेगा, असली दुनिया में नहीं बनेगा। इमेज बनने के लिए दोनों किरणों को इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी काटना चाहिए। ये काटेंगी कहीं, ऐसे काटना चाहिए, जैसे ये किरण जा रही है दूसरी ऐसे काटना चाहिए। अगर काट रही है तो इमेज बन जाएगी, काट नहीं रही है ना, यहाँ पर इस तरफ नहीं काट रही है तो इस तरफ देखा जाए, इसी चीज़ को ऐसे बढ़ा करके नकली दुनिया में देखा जाए तो ये इस तरफ ऐसे निकल जाएगी ऐसे, और ये किरण देखिए ऐसी जाती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर इस काट सकती है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। ये देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपकी ये ए है, ये बी है, तो इमेज आपका बन गया ए डैश और बी डैश, ये आपका इमेज बन गया। क्योंकि यहाँ दोनों प्रकाश किरणें क्या कर दी, कट कर दी। लेकिन ये कहाँ बना है, नकली दुनिया में। नकली दुनिया में बन रहा है तो इमेज आप केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ मेरा इमेज बना है, आप केवल महसूस कर सकते हैं कि मेरा इमेज बना है, ठीक है। यानी कि ये नकली दुनिया में इमेज बना है। और जब नकली दुनिया में बना है तो ध्यान दीजिएगा, जितनी इमेज नकली दुनिया में बनेंगे यानी दर्पण के पीछे बनेंगे, सब कैसे होंगे, सब आपके आभासी होंगे। क्या होंगे, आभासी। आप केवल आभासी का मतलब केवल महसूस कर सकते हैं, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा। सीधा का मतलब देखिए, अगर ये इसका सिर है तो ये देखिए सिर की जगह पे सीधा है कि नहीं सीधा है। यानी इसका अगर ये खोपड़ा है, जो खोपड़ा होता है हेड, अगर ये हेड है तो ये हेड की जगह पे हेड आया है कि नहीं हेड आया है। और ये देखिए अगर इसका पैर है, पैर, अगर पैर ये है तो पैर की जगह पे पैर आया है कि नहीं पैर आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा होगा। तो सबसे पहले आभासी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। तो आप इमेज याद रखिएगा, आभासी और सीधा। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी इमेज है। देखिए इतनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी इमेज है, यानी समान आकार की है, समान आकार की। क्या समतल दर्पण में आपका मूड आपसे छोटा दिखाई देता है, आपका सिर जो है वो आपसे छोटा दिखाई देता है, या आपका हाथ आपसे छोटा दिखाई देता है? अगर ऐसा होता तो आप जो है अपने शर्ट को या अपने सर में बाल कंघी करते हुए क्या देखते, महसूस करते कि सर छोटा है, बस आधी कंघी करते आधी छोड़ देते, कहते पूरा हो गया। क्योंकि छोटी चीज़ें जल्दी पूरी हो जाएंगी, बड़ी चीज़ें बाद में होंगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो समतल दर्पण आप जो डेली यूज करते हैं उसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा आपका सर होता है उतना ही बड़ा दिखाई देता है, छोटा नहीं दिखाई देता, ना बहुत बड़ा दिखाई दे कि उससे बड़ा दिखाई दे। तो समान आकार का होता है। और समान आकार के होने के साथ साथ और क्या होता है, और क्या होता है, यानी आभासी का मतलब समझ रहे हैं। आभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल। और सीधा को इरेक्टेड, इरेक्ट बोलते हैं। और समान आकार का मतलब सेम साइज का, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज का। उसके बाद तीसरी बात है, समान आकार का हो गया,
इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद ये जो है लेटरली इन्वर्जन है, यानी पार्श्विक उल्टा है, पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब समझ रहे हैं, लेटरली इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्जन का मतलब ये है कि दायां का बायां दिखाई देना, बायां का दायां दिखाई देना, दाहिना कान बायां कान पता चले और बायां कान दाहिना कान पता चले तो उसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा, लेटरली इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपसे ये फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, यहां से पूछेगा क्वेश्चन कि कैसा बनता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा। अगर आभासी होगा तो साथ में सीधा आएगा। जैसे पानी के साथ पूरी खाते हैं, यानी पूरी के साथ पानी मिला के खाते कि नहीं खाते, तो पानी के साथ पूरी आता है, जय के साथ वीरू आता है, वैसे ही आभासी के साथ हमेशा क्या आएगा, सीधा आएगा। समझ रहे हैं ना, यानी जहां भी इमेज आभासी बनेगा वहां तुरंत लिखिएगा सीधा, और जहां वास्तविक बनेगा वहां तुरंत लिखिएगा उल्टा। तुरंत क्या लिखिएगा, उल्टा। तो आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा। आगे मैं बताऊंगा इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आभासी और वास्तविक। और आभासी इमेज हमेशा सीधा होता है और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड होता है। अब समान आकार का बनेगा, मतलब जितना बड़ा आपका सर है उतना बड़ा सर दिखाई देगा, जितना बड़ा कान उतना बड़ा कान दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरी बात पार्श्विक उल्टा होगा, यानी लेटरली इन्वर्जन होगा। इसका मतलब दायां का बायां दिखाई देना और बायां का दायां दिखाई देना। तो समतल दर्पण से ये प्रतिबिंब का बनना आपने देख लिया। तो आप जो है केवल याद रखने वाली चीज क्या है इसमें, ये फॉर्मेशन आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये चीजें याद होनी चाहिए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपका आंसर होगा सर आभासी बनता है, सीधा बनता है, समान आकार का बनता है और पार्श्विक उल्टा होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है। तो आज का टारगेट मेरा पूरा हुआ और आप से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, आशा करता हूं कि आप वीडियो की हर एक चीज़ें समझ गए होंगे, जितना भी पढ़ाया गया इसमें लेक्चर में हर एक चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको किसी चीज़ से आप अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देंगे, तो उस चीज़ों को हम दोबारा अगले लेक्चर में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपसे तब तक के लिए मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में मिलूंगा। और अगले वीडियो में मेरा टारगेट क्या होगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दूसरा ये होगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे पोल क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, इन सभी के साथ मिलूंगा और एक फार्मूला आपको दूंगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, F = R/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, F = R/2, ये आना ही तय है क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।